बैठिए। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठिए आप लोग। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, चलिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भैया, ढेर सारा नमस्ते। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप में से ही बहुत सारे लोग ऑनलाइन रुक गए होंगे आज, है ना। 8 दिन का अवकाश था, लगभग 8-9 दिन का। हाँ, 8 तारीख का था। हाँ, मिस कर रहे थे। हाँ, मैं भी कुछ दिन बाद करने लगा था मिस। हाँ, चलिए। तो उम्मीद है कि सब कुछ सही रहा होगा। और लगभग 7-8 दिन 10 दिन आपका अवकाश रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उस बीच पर, हाँ जी। नहीं नहीं, अब तो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा। आज 10 तारीख हो ही गया। 15-16 तक मानसून आ जाएगा। मानसून आने के बाद वो नौतपा चल रहा था ना उस समय, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो अभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और मूलतः वो ऑफलाइन है, उनको मेरी यही सलाह है कि कल से इंसान की तरह लौट आओ, है ना। घर में रह के क्या करोगे, है ना, कमरे में रह के। तो हाँ, क्योंकि जनसंख्या काफी कम दिख रही है। हालांकि आप लोगों को तो आराम ही होगा, है ना, नहीं आएंगे तो। अच्छा लग रहा है, ठीक है। सर, आप कब घर जाओगे? नहीं, अब तो खत्म करके ही जाएंगे, है ना। लगभग 1 महीना लगातार आपके बिना मन ना लग रहा था, हमारा भी नहीं लग रहा था। गुड मॉर्निंग, ये उर्दू में लिख रहे हो, हम उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, नमस्ते, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बापू धाम मोतिहारी से, अच्छा। हम पटना से। और जगह बताना लगता है लोग। तो ठीक है। हम लोग जहाँ पर कार्यक्रम को स्टॉप किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। अब तक तो हम लोग बायोलॉजी को लगभग खत्म कर चुके होते, है ना, लेकिन अब सुखद। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो लौट रहा था, फिर इधर से फोन गया कि क्यों आओगे मास्टर। छुट्टियां और बिता लो। तो 8 तक छुट्टी हो गई, तो ऑनलाइन था। अब ऑनलाइन ज़्यादा क्लासेस करना थोड़ा सा नुकसान जाता है ऑफलाइन वालों का, क्योंकि मूलतः आपका ऑफलाइन है। तो यही वजह है कि इतिहास तो चल गया, क्योंकि सर यहीं थे। और सर ने भी ठीक ठाक समय लिया फिर आपका। हाँ जी। हाँ, तो 4 घंटे प्रॉपर का सर क्लास ले रहे थे। तो इतिहास बड़ा विषय है, तो वो ठीक ठाक रन कर गया होगा। जहाँ तक मुझे पता है, मुगल काल है, क्या है। हाँ, मुगल काल शुरू हुआ है। तो आराम से अब पढ़िए उसे। हम भी बस आज खत्म कर देंगे, कल परसों से हम लोग भी बॉटनी में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब एक एक हफ्ते का भी मामला अपना भी है ये। उसके बाद हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, है ना। तो चलिए। सर गए थे मुसल्लापुर हाट में, फिजिक्स खत्म हो गया? नहीं, अभी फिजिक्स वहाँ आधा खत्म हुआ है। साउंड का प्रॉब्लम देखना। आकाश, साउंड की समस्या है क्या? ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम? हम सही तो है, चल रहा है, ठीक है। मोबाइल, अरे कई बार मोबाइल या ऑफ कर देता है ना, बटन ये धीमा कर देता है बात करने के चक्कर में। जैसे दो लोग लेटता है साथ में, अब बात करना है तो उसका वो साउंड धीमा कर देगा, कहेगा क्या खाए हो, है ना। तो अब वो वाला कहानी है, और सुबह भूल जाता है। हाँ, ऐसा है कि लड़का लड़का एक तरफ लेटा है, लड़की लड़की एक तरफ लेटा है। तो वो वाला भाई, आन सुबह उठ के उसको फुल वॉल्यूम में कर लिया करो। ऐसा होता है। तो चलिए, हमने इससे पहले आपको कुछ बातें समझाई हैं मानव के जनन कार्यक्रम में, कि 2 प्रकार से, एक तो फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग और रिवोकेशन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। ये एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और दूसरा क्या था? सेक्सुअल था, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल के तौर पर कार्यक्रम थे। फिर हम लोगों ने क्लोनिंग को समझा और इसकी टेक्नोलॉजी को जाना था, SCNTT, याद है ना, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, SCNTT के तौर पर जाना। हमने देखा कि जब हम फिशन की बात कर रहे थे, या फ्रेगमेंटेशन की, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और बडिंग में हाइड्रा का एग्जाम्पल दिखा था। रेवोकेशन में हमने इकोलाई का एग्जाम्पल देख लिया था। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में देखा था कि जो स्टेम है उनसे, या उनके जो फिजिकल पार्ट है, और केमिकल 2 पार्ट देखे ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट और फिजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। कॉपी में देख रहे हैं? हाँ, तो उसको रिवाइज करते चलो, क्योंकि बहुत दिन बाद आप मुझसे मुलाकात कर रहे हो। पूरी तरह से डिरेलमेंट हो गया होगा, है ना। पता नहीं किसी की कॉपी में मकड़ी का जाला वाला तो नहीं लग गया था? कितने ऐसे लोग जिनकी कॉपी गायब हो गई है? अच्छा, है, हाथ में रखी गई है।
चलिए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो आज के आज ही उठा रहे हैं इसे। बहुत से लोग हैं ऐसे जो आज ढूंढने मिल गई थी गायब कर देते हैं ले जाके ना। यार ये काम अच्छा किए हो, किसने करा काम ये? नहीं, ठीक। हाँ, दीपक। हाँ, अच्छा लड़का है। ठीक है ना। हाँ, इधर मैं आके थोड़ी देर खड़ा रहूंगा तो ठीक रहेगा। चलिए, तापमान ऑलरेडी ज़्यादा 10-15 दिन की कहानी और है। तो हमने वहाँ पर यानी 7-8-10 दिन बाद जो पढ़ाई है डिरेलमेंट हो गई है, उसको आज से फिर से शुरू करिए और नए सिरे से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। और जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर हम आपका सेल और टिश्यू का टेस्ट करवा के फिर से पटरी पे लाने का प्रयास करते हैं, है ना। बाकी जो ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर हुआ है उसके भी टेस्ट 1 to 1 करके चलेंगे। और फिजिक्स में हमने एक प्लान ये किया है, जैसा हम मुसल्लपुर हाट पे कर रहा हूँ, तो उसमें हम टेस्ट पेपर नहीं करा रहे हैं। उसमें हम सीधे आपको उसी दिन यानी कि टेस्ट नहीं होगा, उसी दिन हम पेपर दे देते हैं जिस दिन वो टॉपिक खत्म होता है। लगे हाथ के हाथ आपके साथ ही हम हल करते चलते हैं। कुछ सेकंड आपको मिलता है हल करने का, बाकी मैं उत्तर बता देता हूँ। इससे क्या होगा कि क्योंकि टेस्ट तो आप हाँ डिस्कशन के साथ हो जाता है, वो कहीं कोई मामला है तो उसी समय कवर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हमारा वेट नहीं करना होगा और हम जल्दी से कर लेंगे। तो फिजिक्स में हम ऐसा ही अपना रहे हैं मुसल्लापुर हाट पे, वही आपके साथ भी कर लेंगे। तो ये तरीका होगा। थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट कीजिए, इनहेंस कीजिए। अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, जून खत्म होने वाला है। आज 10 जून हो गया, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर को का ही जोड़ना। 30 सितंबर है, अच्छी बात है, लेकिन 15 सितंबर ही जोड़िए। तो औसतन 30 दूनी 60, 10 70, या बहुत ज़्यादा खींच गया तो 80। यही तो है, मतलब छुट्टी उट्टी काट पीट के कितना बच रहा है? 80 दिन बच रहा है आपके प्रीलिम्स के लिए। और छुट्टी का आशा है कि आप बीमार पड़ोगे, बीच में बुखार होगा, तमाम ऐसी चीज़ें बनेगी ना, 1-2 दिन घर बुला लिए जाओगे, है ना। चलो, तो ये तमाम जो इश्यूज हम काट पीट के 80 दिन बच रहे हैं, इन 80 दिनों में आपको रिवीजन भी करने हैं और हमें अपने पाठ्यक्रम भी पूरे कर देने हैं। टेस्ट पेपर आपका चल रहा होगा, जैसा मैं मान के चलता हूँ। आप जिस हालात में है वो हालात भी मुझे मैसेज के जरिए पता चलती रहती है। कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय स्थिति में हैं। तो जो जैसी स्थिति में है वैसा अपना व्यवस्था और मेंटेन करें, बेहतरीन कर लें। ये ध्यान रखिएगा, 80 दिन बहुत ज़्यादा दिन होते नहीं है, तो अभी से थोड़ा अपनी क्षमताओं का विस्तार करिए। और जैसे जब हनुमान जी को जाना हुआ लंका के पार, तो भूल गए थे अपनी क्षमताएं। तो एक साइड कोने में बैठे होते चुपके से, तो जामवंत कह रहे हैं कि वो जो बगल बगल में बैठा बांदर, उसको बुलाओ। तो कह रहे हैं कि ऐसे बुलाए गए, कह रहे हैं आए क्या है, तो कहीं यहाँ आओ। तो हनुमान जी बुलाए गए, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम हनुमान जी है, कहना जानते थे, बताते हैं बहुत पहले शक्तिशाली थे, शक्ति थी, समुद्र का क्रॉस करना बात तुम्हारे लिए नहीं था। का चुप साध रहे बलवाना, कौन तन समाना। कहा कि सारी शक्तियों का आप खाली भूल गए हो। बार मैं याद दिला रहा हूँ कि बड़े पावरफुल थे जब तुम बहुत छोटे थे, एकदम जैसे हमारा जन्म एम्प्लॉय से लेकर के 10 बने, 10 से 2-4 दिन हुआ था बेबी बने हुए, अचानक आपने सूर्य भगवान को समझ लिया लाल लाल खिलौना। चाला करो। तो जब तुम छोटे थे तो ऐसा काम कर रहे थे। अभी बीच में क्या हुआ कि बहुत उद्दंडता की वजह से तुम्हारी मेमोरी को, खास करके जो हिपोकैम्पस और एमाइगडाला है, उसको कंट्रोल से बाहर कर दिया गया है। याद है? हिपोकैम्पस याद है, एमाइगडाला भी याद होगा। तो पूरी तरह से जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, इसको उतना ही कंट्रोल किया गया है जिससे कि आपका काम चल सके, क्योंकि बहुत ज्यादा उद्दंडता थी आपके अंदर। तो फिर जामुन ने सारी बात बताई और अचानक कहते हैं कि जय गिर चरण देत हनुमंता, चल ही सुगा पाताल तुरंता। कहीं अरे इतनी शक्ति है, मारे सीधे पैर से एक पर्वत सीधे सरसरा के नीचे चला गया, ऊपर से उसका जो श्रृंग था सीधे धरातल में घुसता चला गया। तो सारी कहानी जो है हमारी क्षमताओं के ऊपर है। तो अपनी जो शक्तियां हैं उसका फिर से पुनरुद्धार कीजिए, उसका फिर से उद्घाटन कीजिए कि हमारी शक्तियां हैं और प्रीलिम्स निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
सारा खेल वहीं पर है। 2 शब्द हैं, 2 चौपाइयां हैं, कहते हैं गिरी पर चढ़ी लंका तेहि देखे। जब लंका देखे तो बहुत टेंशन में आ गए, गजब सोने वैसी बनी है। और किस पे बैठ गए? गिर मतलब पर्वत पर। तो जब उनके सामने कोई बहुत बड़ा टास्क आया तो अपनी शक्तियां भूल गए और वही बैठे हैं पर्वत पर और धंस नहीं रहा है। और जब उनके सामने टास्क छोटा दिखा तो एक पैर मार दिए, पर्वत कहाँ चला गया? नीचे। तो दोनों स्तर पर गिरी ही है। तो बस सारा खेल हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों का है कि हम फिर से इसको विस्तार कर लें। तो थोड़ा सा बूस्ट करिए। 80 दिन बचे हैं, ताकत लगाइए खूब ज्यादा, है ना। घबराना नहीं कि 80 दिन बचे हैं, अभी 100 दिन है मोटे मोटे, 20 दिन हम लोग बैकअप में लेके चल रहे हैं। तो इतने दिनों का इस्तेमाल करिए और फिर से अपनी ताकत बढ़िया बनाइए, क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और साइंस को भी बेहतर करना है ना। तो कम इसमें 25-26 सवाल सही कर लेने हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रीलिम्स में मुश्किलें आती हैं। देखो सरकार को कुछ ही सीट कम मिली तो मामला उसका थोड़ा गड़बड़ जा रहा है। सीट कम आएगी, आपके साथ भी यही स्थिति बनेगी, है ना। यहाँ तो कोई वो भी नहीं होता कि हमारा नंबर कम है तुम्हारा ज्यादा हो, मिल के निकाल लें, ऐसा तो है ही नहीं सकता ना। यहाँ सारा कुछ प्रतिद्वंदता वाला, यहाँ मिलीजुली सरकार बनती ना है। यहाँ सरकार कैसी है? एकाकी, इंडिविजुअल है। गठबंधन होता, अच्छा ऐसा हो तो बड़ा अच्छा हो जाए ना कि संगीता रमेश दोनों का नंबर मिला के जोड़ लिया जाए और रमेश कहने आओ मिला जुला नौकरी करते हैं। 8 घंटे में 4 घंटा में संगीता नौकरी करने जाएंगी और 4 घंटा रमेश। ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर सारा खेल ऐसा है कि अपने सही सांसद आने चाहिए। 150 सीट पे चुनाव लड़ोगे, कम से कम 100 सीट पर विजय हासिल करना है, इतना मान के चलिए। 50 सांसद तो हारेंगी, इतना तय मान के चलना। जनता का रुख किधर जाता है वो बात अलग है। ऐसा मत कर देना पता चला कि 35 सांसद लेके लौटे हो तो कोई बुलाएगा नहीं मार्केट में तो है? अब की बार 100 पार। तो नारा क्या देते हैं अपन लोग? अब की बार 110 पार ज्यादा दिया करो, उससे ज्यादा क्या है कि छोटा मिले तब भी ठीक है ना। तो अब की बार हमें 110 पार कर लेने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए, कल इससे पहले हम लोगों ने ये बात देख ली थी और टिश्यू कल्चर आदि देखते हुए हम पहुंच गए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद है ना। यहीं से शुरुआत करते हैं और इसको आज समाप्त कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे। जैसे कि एसेक्सुअल में केवल एक पेरेंट था, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल, या कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो अपनी जैसी संतानें बना सकती है। परंतु यहाँ पर मेल और फीमेल के मिलने से एक नए ऑफस्प्रिंग या एक नए बेबी का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में कुछ मात्रा का डीएनए यहाँ से और कुछ मात्रा का डीएनए इस वाले हिस्से से, दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। और इस बेबी में दोनों के, यहाँ पे देखिए नीला है, यहाँ पे कैसा है? लाल है। और इसके अंदर कैसा डीएनए हो गया? लाल और नीला। यानी कि ऐसे चांसेस होते हैं कि दोनों, यानी कि मेल और फीमेल के जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो जेनेटिक प्रॉपर्टीज इस बच्चे में शामिल हो जाती है। इससे क्या होता है कि कई बार इस बच्चे में जीन के लेवल पर विस्तार यानी वृद्धि हो जाती है और कई बार इस बच्चे में जीन के लेवल पर समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि जेनेटिक डिजीज यानी कि आनुवांशिक बीमारियां। अगर इन माता पिता में से कोई एक आनुवांशिक तौर पर बीमार है तो संभावना बनती है, यानी कि पॉसिबिलिटीज है ऐसा कि जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, उसमें डीएनए के लेवल पर जेनेटिक डिजीज आ जाए, ऐसा संभावना है। कई बार ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा बदलाव हो रहा होता है। आप अगर अपने बाबा की फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपके पिताजी में और आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता हुआ दिखाई देगा। और ये सच्चाई है कि जीन के आधार पर चीजें बदलती रहती हैं। आने वाले 1000 साल बाद मनुष्यों में बदलाव देखे जाएंगे और ऐसा होता रहा है। आप पुराने जमाने के आदिमानव को देखते हुए आगे बढ़िए और अपनी स्थिति को देखिए तो काफी कुछ हम बदलते चले गए हैं। इसका मेरा पूर्ण उद्देश्य है 2 अलग अलग डीएनए का मिलना और मिल करके एक नए स्लो म्यूटेशन को देखना, यानी कि बहुत धीरे धीरे उत्परिवर्तन देखते हुए आगे बढ़ते रहना। तो ये घटनाएं तभी होंगी जब क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होंगी। पृथ्वी पर मानव के अलावा और सभी प्रकार के जीवधारी लैंगिक जनन ही करते हैं, लेकिन ये लैंगिक जनन 2 तरह से होता है। एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। कुछ ऐसे जीवधारी जैसे मेढक आदि नर और मादा के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन यानी कि मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन इनमें संपर्क सीधा नहीं होता, बल्कि फीमेल अपने अंडे रिलीज करती है वाटर में, वाटर बॉडी में, और मेल भी अपने स्पर्म रिलीज करता है वाटर बॉडी में, यानी कि तालाब होगा और उस तालाब में फीमेल मेढक
अपने अंडे भेज देगी, यानी पानी में फैला देगी, और वो बहुत ज़्यादा संख्या में होगा, एक बबल बनाएगा, और मेल मेढक जो है वो भी उसी तालाब में अपने स्पर्म छोड़ देगा। अब वो दोनों अपने कार्यों में लग जाएंगे। अब सारा खेल किसका है? स्पर्म जो घूम रहा है तालाब में और जो एग घूम रहा है उसका कार्य है। उन दोनों के मिलने से टैडपॉल आदि का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो पानी के अंदर हुआ। अब जब बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। मनुष्यों में ऐसा नहीं होता या जानवरों में ऐसा नहीं होता। हम सभी इंटरनल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मादा के फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है और ऐसी स्थिति में जाइगोट का निर्माण होता है। दो स्थितियां हैं, दोनों को समझते हुए आगे बढ़ चलते हैं। तो लिखिएगा अपनी कॉपी में, एक लाइन डाल दीजिएगा ऐसे ही। हाँ, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी भैया शुरू कर दीजिए। मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, आप जानते ही हो, कई दिन बाद फिर से मुलाकात कर रहा हूँ। लिखिएगा। हालांकि मेरी गलती नहीं थी, सारी गलती गर्मी की थी और मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया, जरूरी भी था। हम लोगों ने वहां भी बंद कर दिया था, दिल्ली में भी, लगभग 5-6 तारीख तक, कारण कि जीवन रहेगा तभी पढ़ाई होगी ना। तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ, जीवन। हम रहेंगे ही नहीं तो क्या ही पढ़ेंगे? क्या भैया? छुपी हुई बात मत किया करो, सीधे से बोला करो। अधिकारी की तरह बात करो, चपरासी की तरह क्या बात करते हो? हैं? अच्छा, सीरम वाले भैया कैसे हो? ठीक हो? हाँ हाँ। आ रहे हैं? अच्छा हाँ, आ रहा, ठीक है। राका क्या आ रहा? आ रहा। हाँ ठीक है। उसको हरा दिए तुम आरा वाले आदमी को। चल, उसने इतना रील बना डाला मार्केट में, सब पूरा फैला रखा था, पर आप लोग हरवा दिए। इसका मतलब है कि रील रियल में बड़ा अंतर होता है। हमारे पिताजी कई बार पूछे हमसे, वो गायक हारा की जीता, देखो देखो देखो। हाँ मतलब अब नाम तो नहीं ले सकता मैं। तो कई बार हमसे पूछे, हम कहे रुको मैं वेबसाइट से चेक करता हूँ, क्योंकि उतना दिखाता नहीं। तो हम हार गए, तो उनको बड़ा दुख हुआ, कहीं यार बड़ा मेहनत किया था ये। हाँ, यूपी बिहार आमतौर पर भोजपुरी भाषाओं को लेकर, खासकर गानों को लेकर के एक ही गाना बजता है। जैसे आपके यहाँ गाना बजता है वैसे हमारे यहाँ भी गाना बजता है, कोई अंतर नहीं है। बिना बारात में ये गाना बजे, बारात बीती नहीं है, है? तो हाँ, 2-4 गायक है ना आपके यहाँ, गायक अभिनेता सब हैं, प्रीकम मेंस हैं आपके यहाँ। गायक भी और अभिनेता भी होता है, तो वहाँ ही बजता है, तो लोग बड़ा पसंद करता है उधर भी। लेकिन अब है क्या कि पसंद करना अलग बात है, वोट देना अलग बात होती है। चलिए, जो लोकतंत्र है, इसको लोकतंत्र मानते हैं ना हम लोग, कि भाई अयोध्या में हार का कारण हम जो भी हो, पर हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र है, जिंदा रहना चाहिए। हारना जीतना तो कोई कोई जीतता है तो कोई हारता है ना। चलिए, तो राजनीतिक मामलों में ना पड़े, जो होना था सो हो गया। हम उम्मीद करते हैं, वर्तमान सरकार को शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा काम करो, हमारे लोगों के लिए वैकेंसी बढ़ा दे, यही तो मानते हैं। और अब तो बिहार की जय जयकार है, बिहार को पैकेज मिल जाए तो मजा आ जाए, स्पेशल। और आई थिंक इस बार तो मिल ही जाना चाहिए। क्या मानते हो? इससे अच्छा मौका बिहार शायद नहीं पाएगा दोबारा। तो आपके लिए बहुत खुशहाली भरा दिन है, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, सर्वकालिक मुख्यमंत्री, वो राष्ट्र सरकार से निवेदन करें कि बिहार के बदलाव पर काम करें। हमारे बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रीज आ जाएं जो कि धुआं ना उगले। नहीं, फैक्ट्री आए लेकिन धुआं ना उगले, वर्तमान मानकों पर ध्यान रख करके आए। हमारे बिहार में भी रोबोट बने और बोले कि कोची है ना, कि सब ठीक है। तो हाँ, रोबोट बोले तो भोजपुरी भाषा में बोले ना। जब सोफिया बोल सकती है भोजपुरी, तो फिर अब भारत में अगर बिहार में रोबोटिक्स एक्टिविटी आए, हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी चिप निर्माण होना शुरू हो जाए, माइक्रोचिप्स हम बढ़िया से बनाएं। तो ऐसी तमाम, मेट्रो तो बनी रही है, हम चाहते हैं कि बिहार में केवल पटना ही बड़ा शहर ना रहे, बल्कि जैसे उत्तर प्रदेश में कई सारे बड़े शहर हैं, वैसे बिहार में भी कम से कम 10 बड़े शहर बने, जहाँ पर जिससे कि जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो सके। बात समझ रहे हैं ना? पटना में अधिक भीड़ होने का बड़ा कारण क्या है? एक बड़े शहर होने के नाते। बिहार में इससे बड़ा शहर नहीं है कोई। जैसे यूपी में आप देखेंगे तो बनारस भी है, लखनऊ है, कानपुर है ना, आगरा भी है, बड़ा सा शहर है। तो आपके यहाँ भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना डेवलप नहीं है, तो हमें आवश्यकता है इसकी।
तो 2-3-4 बातें हैं, और इस बार मौका ठीक ठाक है और लोहा ठीक ठाक गर्म है। तो मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें और हमारे बिहार के युवाओं और बिहार के किसानों, मजदूरों की जो स्थितियां उसे मजबूत करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लेकर के आए। शानदार डेवलपमेंट होगा ही, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, आप शायद यही मानते होंगे, है ना। तो बिहार के दिन ठीक ठाक हैं इस समय, और उम्मीद करते हैं ये दिन बढ़िया से आए। चलिए, आप भी यही लिखिएगा, इसके अलावा कुछ मत लिखिएगा। हमारा बिहार चमकेगा तो ठीक रहेगा ना। हाँ, और मैं चाहता हूँ यही हो। खैर, आइए बातचीत करें, लिखिएगा। हाँ, अच्छे दिन है, बढ़िया है, ठीक है, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र जिंदा होना बहुत आवश्यक है ना। सरकार जिसकी बने शानदार है, लेकिन मिलीजुली बने। ऐसा चाहिए। विपक्ष की भी बनती तो कैसी बनती, मिलीजुली, और पक्ष की बनी तो कैसी बनी, मिलीजुली। हमारी बात सुनी जाए। सारा मामला क्या होना चाहिए, हमारी बात मैं कहूं तो तुम सुनो, कि नीट परीक्षा जैसी भी है उसको सुनो, और सुनना पड़ेगा, है ना। यही कहानी है, अच्छी खबर है। चलिए, लिखिएगा, लिखिए। हाँ, देखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। देखिए, मेल एंड फीमेल बोथ पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और इससे और इससे क्या चीज, जो भी होगा, ये फॉगिंग कर रहे होंगे बाहर, है ना, फिर जलने की कोई दिक्कत। लेकिन डीएनए का जिससे डीएनए का ट्रांसफर होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है, जिससे डीएनए का ट्रांसफर होता है, और नए जीवों में जीन के स्तर पर बदलाव देखे जाते हैं। जिससे डीएनए का ट्रांसफर होता है और नए जीवों में जीन के स्तर पर बदलाव देखे जाते हैं। डीएनए ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, डीएनए ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, DNA transfer in this process, and gene changes gene changes found in offspring, and gene changes found in offspring. Offspring means होता है नवजात। DNA changes found in offspring, DNA changes found in offspring. तो अब यहाँ पर ध्यान देना, एक शब्द है पॉलिनेशन का और एक शब्द है फर्टिलाइजेशन का। बेसिकली पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, है ना, और वहां पर कुछ पोलन पार्टिकल्स निकल करके एक प्लांट के फ्लावर से या एक ही फूल पर, एक या दूसरे फूल पर जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स में प्राइमरी लेवल पर पॉलिनेशन होगा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, और एनिमल में डायरेक्ट क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तब जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। जब हम प्लांट्स को समझ रहे होंगे, फ्लावर्स को समझ रहे होंगे, तो वहां पर हमें पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया समझने को मिलेगी। अभी हमको क्या बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा। देखिए, पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नोट डालिएगा, पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे पहले पॉलिनेशन या परागण होता है। सबसे पहले पॉलिनेशन या परागण होता है। देखिए, पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे पहले परागण की क्रिया या पॉलिनेशन होता है।
अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, देखिएगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, during sexual reproduction in plants, firstly occur pollination process, firstly occurs pollination process, firstly occurs pollination process। एक और नोट डाल दीजिएगा, देखिए जीव जंतुओं में लैंगिक जनन के दौरान, जीव जंतुओं में लैंगिक जनन के दौरान, जीव जंतुओं में लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा, नर और मादा गैमीट के मिलने से, नर और मादा गैमीट के मिलने से निषेचन क्रिया होती है, नर और मादा गैमीट के मिलने से निषेचन क्रिया होती है। नर और मादा के गैमीट के मिलने से निषेचन क्रिया होती है, और इससे जाइगोट, इससे जाइगोट या युग्मनज, इससे जाइगोट या युग्मनज बनता है, इससे जाइगोट या युग्मनज बनता है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ fusion of male gamete with female gamete to form a zygote, to form a zygote, to form a zygote, and the process is known as fertilization, and the process is known as fertilization, and the process is known as fertilization, and the process is known as fertilization। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि मेल और फीमेल, मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों मिलते हैं तो क्या बन रहा है, जाइगोटिक प्रोसेस हो रहा है, और इसको हमने क्या दिया, फर्टिलाइजेशन के तौर पर जान लिया। यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के दौरान सबसे खास बात है कि हम दो हिस्सों में समझेंगे। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा होगा, तो अपनी कॉपी में ऐसे हिस्से में डिवाइड कर दीजिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर जनन भाग, और दूसरा हिस्सा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जनन हिस्सा। हम बेस्ड हो रहे हैं टोटली ह्यूमन के ऊपर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ह्यूमन में दो हिस्से हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। अभी आप यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सी बात समझने वाली है कि मेल और फीमेल में जब खास करके ह्यूमन की हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ से स्पर्म और यहाँ से एग, ये दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, यानी मिलते हैं। फ्यूजन मतलब संलयन करना, क्या करना, संलयन यानी कि मिलना। तो इनके मिलने से ही क्या बन रहा है, जाइगोट। क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। अब सवाल बनता है कि ये मिलते कहाँ पर है, इस बात को समझिएगा।
कि ये फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ऐसा कुछ। ये वाला हिस्सा ओवरी या अंडाशय कहलाता है, और ये जो हिस्सा है इसे हम फैलोपियन ट्यूब के तौर पर जानते हैं, या ओबिडक्ट भी कहते हैं। तो आप चाहे इसे फैलोपियन ट्यूब कहें, तो दो हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा और ये लेफ्ट वाला हिस्सा, इसे हम ओबिडक्ट भी बोलते हैं, या फैलोपियन ट्यूब एफपी या एफटी के तौर पर जानते हैं। और ये राइट ओबरी है और ये लेफ्ट ओबरी है, और ये पूरा हिस्सा यूटरस का है, यानी कि गर्भाशय का है, जहाँ पर किसी भी एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा 9 महीने के आसपास रहते हुए। तो ये बात समझिएगा कि जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो जन्म के दौरान ही लगभग 1000+ ओवम, और ये इमेच्योर होते हैं, जन्म ले लेते हैं। यानी कि जिस दिन बच्ची का जन्म हुआ या जन्म से पहले ही ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट 1000+ आप इमेच्योर ओवम मतलब अंडे जन्म ले लेते हैं, और वो इन्हीं अंडा ओबरी में आकर के एक फॉलिकल होता है, एक झोली नुमा या एक कैसे थैली नुमा रचना होती है, उसी में ये इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये बच्ची प्यूबरिटी प्राप्त करती है, भारत में मसलन 12 से 13 साल होते होते मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होना ही प्यूबरिटी पीरियड माना जाता है कि अब वो बच्चे के जन्म के लिए तैयार है। तो हालांकि 12 से 13 साल अच्छी समयावधि नहीं है, अब तो हमारे यहाँ शादी का अवधि 21 साल हो गया है, तो ऐसी संभावना ही नहीं बनती। फिर भी चूंकि जलवायु गर्म होने के नाते 12 से 13 साल में प्यूबरिटी स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूबरिटी स्टार्ट होने के दौरान प्रत्येक महीने यहाँ से एक अंडा, कितना बनते तो ढेर सारे हैं लेकिन रिलीज एक अंडा, कितना एक महीने में या तो राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड से एक अंडा रिलीज कर जाता है, और वो आ करके यहीं पर ठहर जाता है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। एक बार राइट साइड होगा, एक बार लेफ्ट साइड होता है। ये अंडा आकर के यहाँ पर, कहाँ, नाम क्या है इसका, फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ के स्टॉप कर जाएगा। और जब यहाँ स्टॉप कर जाएगा तो ये रहता है अप्रोक्सीमेट 12 से 36 घंटे तक, यानी कि मोटा मोटा 2 दिन ये कह सकते हैं। 24 घंटा और प्लस 36 हो रहा है तो कितना दिन हो गया, 2 दिन, यानी कि 2 दिन 1 रात या 2 रात 1 दिन, ऐसा जब भी वो निकल रहा है ये यहाँ पर आकर के वेट करता है। और वेट करता है अस्पर्म का। जब अस्पर्म भी 1-2 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में इंटरनल रिलेशंस के माध्यम से प्रवेश करते हैं, तो अब अस्पर्म दोनों दिशाओं में यात्रा करेंगे, यहाँ भी और इधर भी। उन्हें जहां भी एग मिलेगा उस स्थान पर जाकर के वो एग को भेद करके अपना जो न्यूक्लियस है उसे ओवम में ट्रांसफर कर देते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। आपने देखा ना कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट इज अ स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज अ एग या ओवम। तो ये दोनों मिल कहाँ पर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो बेसिकली अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन साइट माने तो उसे क्या मानेंगे, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर निषेचन हो रहा हो वो क्या कहलाएगा, फैलोपियन ट्यूब कहलाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई दिक्कत आई या कोई अनियमितता उत्पन्न हुई तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों एरियाज में, यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं, इन दोनों एरिया में अगर किसी भी तरह का इरेगुलेटरी उत्पन्न होता है, इरेगुलेशन उत्पन्न होता है, कोई स्वेलिंग आ जाती है या इसकी ट्यूब छोटी हो जाती है, अंदर में दाने आ जाते हैं, कैंसर तक की संभावनाएं बनती हैं, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले प्रभावित क्या होगा, ये अंडे या तो जाएंगे नहीं, या जाएंगे तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। यानी कि अगर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या ओवुडक्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्राइमरी लेवल पर स्टॉप क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन प्रक्रिया
स्टॉप कर जाएगी। अब निषेचन प्रक्रिया स्टॉप होने का सीधा असर है कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। भाई निषेचन ही नहीं होगा तो संभावना लगभग ना के बराबर है। तो अब इसे ठीक करने के कई तरीके हैं। समय के साथ विज्ञान और तकनीकी ने बहुत शानदार विस्तार किया और विस्तार करके उन्होंने एक विकल्प निकाला जिसे कहा गया टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पर, या इसे हमने एक तरीके से परख नली शिशु के तौर पर जाना। तो आज के दौर में जो विज्ञान कह रहा है कि अगर फेलोपियन ट्यूब खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक तरीका है और वो है परख नली शिशु का तरीका या टेस्ट ट्यूब बेबी का। इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF नाम सुना होगा। आजकल बहुत सारे मार्केट में अलग अलग ब्रांड के IVF के नाम की दुकानें खुल चुकी हैं। और अब तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर बच्चा प्लान करते हैं, बेबी प्लानिंग की बातचीत करते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं करते, वो सीधे IVF का सहारा लेते हैं। इसके कई सारे रीज़न है और रीज़न होने के बातें भी हम चर्चा करेंगे, ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत महंगा भी नहीं है। मसलन 1.5 से 2 लाख में काम बन जाता है। तो अगर 1.5 से 2 लाख में आने वाले शिशु को हम बेहतर जीवन देने की क्षमता रख पा रहे हैं तो किसी भी पढ़े लिखे और कमाऊ दंपति के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर दोनों दंपति कमा रहे हैं तो 2 ढाई 3 महीने में इकट्ठा कर लेंगे 1.5-2 लाख रुपए, तो आने वाली संतान को वो समस्याएं नहीं देंगे जो समस्याएं नेचुरल तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी से हो सकती है। तो मेरे इस फिगर को समझाने के पीछे का मकसद ये था कि आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो आपको क्या बताना है? फिलिपियन ट्यूब। और फिलिपियन ट्यूब में खराबी होने पर क्या प्रभावित होगा? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इस चित्र को बना लीजिए उसी के नीचे। आई थिंक आपने बना भी लिया होगा। हाँ, जो लोग नहीं बनाए ना बना लिया करो भैया साथ साथ में। ये पानी वानी ठीक कराओ भाई। ये समस्या कैसे बनी हुई है पानी की? दीपक कहाँ है? दीपक कहाँ हो? इधर हो। पानी क्यों गड़बड़ है? क्या इशू आ रहा है? जब हाँ तो कब आएगा वो? ठीक लगाओ। तब तक आप लोग बोतल वोटल ले लिया करो, मत पिया करो, खराब है ना। ये चित्र बन गया, समझ में आया? तो नीचे एक बात लिख दीजिएगा कि निषेचन की प्रक्रिया मादा के फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। नीचे एक बात नोट लिख दीजिएगा स्टार बना के, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डन इन फेलोपियन ट्यूब, इन फेलोपियन ट्यूब। ब्रैकेट कर देना कि फेलोपियन ट्यूब इज अ फर्टिलाइजेशन साइट, ब्रैकेट करना, फर्टिलाइजेशन साइट इज फेलोपियन ट्यूब। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन साइट होती क्या है। क्लियर हो गया सबको कि क्या? देखिएगा, मादा के फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे निषेचन का बिंदु या निषेचन का स्थान कहा जाता है। इसलिए इसे निषेचन का बिंदु या निषेचन का स्थान कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि वास्तव में ये टेस्ट ट्यूब बेबी का मामला क्या। लिखिएगा हेडिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF। लिखिए हेडिंग,
टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन व्यवस्था, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसा कोई भी टेस्ट ट्यूब नहीं है जिसमें से निकल रहा है ना। नाम बात अलग है कि टेस्ट ट्यूब से हम बच्चा निकाल रहे हैं, कोई टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया नहीं जाता, बल्कि इसमें हम पेट्री डिश का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कौन सी टेस्ट ट्यूब है जो ऐसा काम कर देगी? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है ना ये। तो आपके मन में एक सवाल आया कि हम क्यों तकनीकी लेकर के आए? क्योंकि किसी मादा क्या खराब हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब खराब हो चुका है। तो वो हमने पहले आपको समझा लिया, इसलिए बताना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लिखिएगा, यह एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीकी है। यह एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीकी है। यह एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीकी है। It is a assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology. It is a assisted reproductive technology, है ना। देखिए, जहां पर हिंदी में लिखिएगा, नर और मादा के गैमीट, जहां पर नर और मादा के गैमीट को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करवाया जाता है। जहां पर नर और मादा के गैमीट, नर और मादा के गैमीट को मादा के शरीर के बाहर, नर और मादा के गैमीट को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करवाया जाता है। अर्थात किसी प्रयोगशाला में, अर्थात किसी प्रयोगशाला में निषेचित करवाया जाता है, अर्थात किसी प्रयोगशाला में। लिखिएगा अंग्रेजी में, वेयर एग एंड स्पर्म आर फर्टिलाइज्ड, वेयर एग एंड स्पर्म आर फर्टिलाइज्ड, वेयर एग एंड स्पर्म आर फर्टिलाइज्ड outside of woman body, outside of woman body, outside of woman body, outside of woman body means in laboratory, means in laboratory, means in laboratory। तो यहां पर आपने रीजन समझा कि क्या रीजन था? फैलोपियन ट्यूब का खराब होना। तो हमने क्या किया? आउटसाइड, किससे? मादा के शरीर से बाहर हमने निषेचन कराया। और कहां पर कराया? प्रयोगशाला में। और यही विधि कहलाती है इन विट्रो। क्या कहलाएगी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लिखिएगा हिंदी भाषा में, देखिए यही विधि IVF कहलाती है। द प्रोसेस इज नोन एज IVF। यही विधि IVF कहलाती है। यही विधि IVF कहलाती है। यही विधि IVF कहलाती है। तो यहां पर जो मेन काम हुआ यही हुआ कि हमने मेल का गैमेट लिया, और मेल गैमेट का नाम हमें देखा अस्पर्म, और दूसरा हमने लिया फीमेल का गैमेट, और यहां पर हमने लिया एग। और इन दोनों को लेके कहां चले गए? आउटसाइड ऑफ वुमेन बॉडी। और वो क्या कहलाएगा? लैब। और इस लैब में हमने फर्टिलाइज्ड करवा दिया, और इस फर्टिलाइजेशन से हमें मिल गया जाइगोट।
और इस जाइगोट को अब हम फिर से कहाँ पर ले जाएंगे, फीमेल बॉडी में। भाई उसका यूट्रस तो ठीक है ना, गड़बड़ क्या है, फैलोपियन ट्यूब, तो वहां हमने बाहर करा दिया। और फिर इस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। और 9 महीने बाद एक बेबी का जन्म होगा, जिसे हम कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। ये बना देता हूं। जाइगोट को हम फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो फीमेल वही है जिसको प्रॉब्लम आई थी, और इस ट्रांसफर के बाद वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो 9 महीने की होती हैं, नॉर्मल प्रक्रियाएं। और इसके बाद जब एक हेल्थी बेबी आएगा तो उसे दुनिया वाले किस नाम से जानेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानेंगे। उसका नाम होगा रमेश टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, संगीता टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन दुनिया उन्हें पता नहीं किस नज़रों से देखेगी। हाँ, बीच में ऐसा था कि लोग ऐसा मानते थे कि ये बहुत गरीब बच्चा टाइप का है, बीमार पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल बेबी की तुलना में ज़्यादा एडवांस होते हैं। ऐसे समझ लो कि धान बोया गया और एक धान उखाड़ के कहीं पर लगा दिया गया, तो कौन सा धान ज़्यादा उत्पादन देगा, रोपने वाला कि बोने वाला? रोपने वाला धान ज़्यादा उत्पादन देता है ना। ये धान की रोपाई हो रही है, तो क्योंकि ऐसा करने के दौरान वो शिशु कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, ध्यान देना, हम शिशु के जर्म्स में कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हमारा लॉ कहता नहीं है। एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम। नहीं, मिमी तो अलग कहानी है। अबे वो मूवी थी वो वाली, विकी डोनर नहीं भाई, जिसमें हम हीरो का नाम बता रहे हैं। एक तो दिलजीत दोसांझ है, हाँ, गुड न्यूज। उसमें वो दोनों का वो चेंज हो गया था, स्पर्म चेंज हो गया था ना। और कियारा आडवाणी थी, बड़ी सुंदर सी दिखती है जो, तो क्यों सुंदर होना अच्छी बात नहीं है? तो क्या हे करते रहते हो। और दूसरे में ये है करीना कपूर है, और कौन है, अक्षय कुमार। हाँ, तो दोनों में मतलब रहता है कि हम बहुत अमीर हैं, कोई कहता है कि वो हम बहुत देसी और विदेशी वाला मामला है ना। हाँ, चलिए, फिल्म में बहुत कुछ समझाती रहती है विज्ञान को थोड़ा लेके, लेकिन कहानी कहीं मिलती नहीं ना। हो गया। अब सवाल आता है कि हम आईवीएफ क्यों करवाएंगे, तो लिखिएगा वाई आईवीएफ, लिखिएगा आईवीएफ की आवश्यकता क्यों, लिखिएगा आईवीएफ की आवश्यकता क्यों। देखो, हमको हाईटेक पढ़ना है, हमें उसमें उलझना नहीं है कि ये नर है ये मादा है। पढ़ना सब कुछ वही है, बट हमें वो ध्यान देना है जो वर्तमान में प्रसंग में है। ठीक है, वाई आईवीएफ, तो पहला तो रीजन आप जान गए हो कि फेलोपियन ट्यूब की, लिखिए नंबर 1, फेलोपियन ट्यूब की खराबी होने पर, डिसफंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की खराबी होने पर, डिसफंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ब्रैकेट कर देना, सूजन आ जाना या संक्रमण हो जाना, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, एटीसी। तो पहला जो रीजन रहा है वो है कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन सही नहीं है, इसमें संक्रमण आ गया है या बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि अब वहाँ पर नेचुरल तरीके से, ये दवाओं से ठीक भी होता है, लंबे समय तक एंटीबायोटिक चला करके संक्रमण दूर किया जाता है, स्वेलिंग दूर की जाती है, आदि आदि। उसके बाद लिखिएगा दूसरा, युवतियों की अधिक उम्र होने पर, दूसरा लिखिएगा युवतियों की अधिक उम्र होने पर, हाँ, युवतियों की अधिक उम्र होने पर हार्मोन असंतुलन हो जाता है, हार्मोन असंतुलन हो जाता है।
हार्मोनल irregularities in women, a hormonal irregularities in women. युवतियों की अधिक उम्र होने पर, हाँ, हार्मोन अनियमित हो जाता है, हार्मोन अनियमित वो हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल एक होता है फेलोपियन को इनहेंस करने वाला हार्मोन, स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, FSH, है ना, ये FSH, और एक होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, LH। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो ओबम या एग को बनने के लिए मदद करते हैं। और अप्रोक्सीमेट 20 साल से लेकर के 30 साल का जो एरिया है, यानी कि 20 ईयर 30 ईयर, ये एक वुमेन का सबसे बेहतरीन टाइम है, ओवुलेशन टाइम माना जाता है। इस दौरान फेलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव एग रिलीज करते हैं। तो चूंकि आजकल शादी विवाह होते होते 30 तो क्रॉस ही हो जाता है, तमाम तरह के कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण कैरियर है, कि अक्सर आप देखिए किसी भी हीरोइन को उठा के देख लीजिए कि शादी होने के बाद और माँ बनने के बाद हीरोइन बनने का तमगा छिन जाता है। समाज इतना बदमाश है, कोई हीरोइन नहीं मानता, फिर उनको माँ का रोल मिलने लगता है, बहन का रोल। जैसे आप देखिए ऐश्वर्या राय एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद और आराध्या के जन्म के बाद, ऐसे लग रहा है आराध्या हमारी बहुत परिचित है आराध्या उनकी बिटिया का नाम है, आराध्या बच्चन, यही तो नाम है भैया। इतना तो जानकारी रखनी पड़ेगी ना, अपने अगल बगल ना जान लो कि इनका नाम वगैरह प्रॉपर जानते रहा करो। सामाजिक हैं ये सब, सोशल चीजें हैं, आप नहीं जानोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब वही है कि मैं अभी गांव में था, आनंदीबेन पटेल जी का फोटो रखा हुआ, एक बड़े भाई साहब हैं बैठे थे, तो कह रहे हैं कि ये कौन है। हम के बस क्या ही कहें तुम्हें अब, है ना, तुम्हारा जीने का अधिकार नहीं है। तो कम से कम अपने आसपास की हो रही घटनाओं को ध्यान में रखें। और सबसे शानदार इसको तैयार करने का तरीका है, इंडिया टुडे पढ़ा करो, है ना। आप सभी लोगों को सलाह ये है कि समाचार पत्र पढ़ो ना पढ़ो, इंडिया टुडे जरूर पढ़ा करो। सप्ताह में आती है एक बार, तब 70-75 रुपए की होती है, यानी 10 रुपए पर डे के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। नहीं तो एक तरीका बताऊं फ्री पढ़ने का, दुकान पे जाओ और खड़े खड़े पढ़ के भाग लो। इतनी स्पीड रखो पढ़ने की कि वहां पर जाओ, पलट पलट के देखो, जो काम करेगा उसको पढ़ लो, पढ़ के भागो वहां से। 70 रुपए, हम तो यही करते हैं, हम आज भी यही करते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदते नहीं। दिल्ली जाते हैं तो पहला काम खड़े खड़े पढ़ लेते हैं। यहाँ भी एक दो दुकान हम सेट कर लिए, वो जानता नहीं है हमें कि मैं कौन हूँ, तो माशाल्लाह खड़े होके पढ़ के निकल लेते हैं, है ना। तो दिमाग लगाया करो ऐसे ही, इससे दो लाभ होता है, एक तो पैसा बच गया, दूसरा आपके पढ़ने की स्पीड मेंटेन रहती है। जब तक आप तेजी से नहीं पढ़ोगे काम नहीं बनने वाला ना। आप उठाओ, पढ़ो, खत्म करो। कुछ लोग हमें पूछते रहते हैं कि ये पत्रिका ले लिए हैं, योजना खत्म ही नहीं हो रही है। योजना का पता कितना दिन लगता है खत्म होने में? 2 दिन। 15 दिन में योजना खत्म किया तो हो गया काम, फिर योजना करोगे, खाली योजना बनी कुछ होगा नहीं। कुरुक्षेत्र 3 दिन, वो थोड़ा सा टफ होती है, तो कुरुक्षेत्र पढ़ने का समय 3 दिन, और हर दिन 2 घंटे, उससे ऊपर नहीं। सारा थोड़ी पढ़ना होता है, बस खींचते चलो डेटा, उसमें रंगते चलो क्या है, अब सारा डेटा याद थोड़ी करना है। जब आप मेंस लिखने बैठोगे अपने आप दिमाग में आ जाता है वो, कि ये क्या कहीं पढ़ा गया था, और वो जरूरी थोड़ी सारा कुछ सही लिख दो, एकदम हल्का फुल्का अप्रॉक्स लगभग लिख के निकल लो। तो ये तरीके होते हैं। अब आप 15 दिन में योजना पढ़ोगे तो अपना कब पढ़ोगे ये वाला काम। तो ऐसी फास्ट स्टडी में ध्यान रखो, शानदार रीडिंग करा करो। तो खैर, ये दोनों हार्मोन जब अनियमित होते हैं, FSH और LH, तो ये तब होते हैं जब 30 प्लस क्रॉस कर जाता है। ये हार्मोन उतने सक्रिय होते नहीं, इसलिए आजकल की जो फीमेल्स हैं, युवतियां हैं, वो अपने एग फ्रीज करवा लेती हैं। आपने एक पढ़ा होगा क्रायोजेनिक, पढ़ा है? तो
इसे बोलते हैं कि एग को फ्रीज कराने में बहुत पैसा नहीं लगता, साल भर का 7-8 हज़ार मैंने बताया था एक दिन, तो 8-7-8 हज़ार में हो जाता है। तो अगर मान लो 5 साल का फ्रिज करा लिए, 28 साल की एज में एक फ्रिज करा लीजिए। अब उसके बाद आपको अगर माँ बनना है 40-42 साल पर, तो साल भर का 10 साल का खर्चा 80-80 हज़ार 90 हज़ार आएगा। कैरियर भी संभल गया, और वो एग आपके सामने है जो 28 ईयर का था, क्योंकि 42 ईयर का एग उतना कैपेबल नहीं होता कि वो फर्टिलाइज करवा सके। तो ये तरीके होते हैं। तो दूसरा क्या लिखा आपने? हाँ, तीसरा तीसरा लिखिएगा। देखिए, नर या मादा मेल और फीमेल जब शारीरिक तौर पर असक्षम हो जाए, नर और मादा जब शारीरिक तौर पर असक्षम हो जाए, देखिए अंग्रेजी में नॉट बीइंग फिजिकली कैपेबल फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, नॉट बीइंग फिजिकली कैपेबल फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज। हाँ देखिएगा, नॉट बीइंग कैपेबल फॉर फिजिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो ऐसी स्थिति में चूंकि संतान उत्पन्न करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? आईवीएफ का सहारा लेंगे। मान लो पैरालिसिस हो गया पति पत्नी में किसी एक को, या दोनों को लकवा मार गया, बॉडी एक्टिविटी है ही नहीं, तो सेक्सुअल एक्टिविटी संभव नहीं है। या पैर टूट गया, तो संभव नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो उसका तरीका क्या है? आईवीएफ है। चौथा लिखिएगा, देखिए पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी, लिखिएगा पुरुषों में, लिखिएगा पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी, लैक ऑफ काउंट, लैक ऑफ स्पर्म काउंट, लैक ऑफ स्पर्म काउंट। अब ये मेल मत लिखना, क्योंकि मेल में ही स्पर्म होते हैं। हाँ नहीं, इन मेल लिखने का मतलब नहीं है ना। देखिए, लैक लैक ऑफ स्पर्म काउंट, इसे बोलते हैं एजुअस्पर्मिया। क्या बोला जाएगा? एजुअस्पर्मिया। हाँ, इसको बोला जाता है कि अब ये पिता नहीं बन सकता। तो ब्रैकेट लिख दीजिएगा कि लैक ऑफ स्पर्म काउंट को बोलते हैं एजुअस्पर्मिया, AZOOSPRMIA, एजुअस्पर्मिया। 15 मिलियन पर ml से अगर नीचे जा रहा है, तो फिर अब वो नेचुरली पिता नहीं बन सकता। तो एजुअस्पर्मिया का काउंट होता है 15 मिलियन प्रति ml से नीचे, 15 मिलियन प्रति ml से नीचे जाना यह स्पर्म काउंट का बहुत लीस्ट कंडीशन है। मेल में जो स्वस्थ पुरुष होते हैं वो 20 से 30 मिलियन प्रति ml, 20 से 30 मिलियन प्रति ml, ये एक हेल्दी काउंट है। और ये जाता है 200 मिलियन तक प्रति ml तक। हाँ, ये काउंट बहुत ही ओवर काउंट माना जाता है। ये बात ब्रैकेट में लिखते रहा करो ना, ये सब चीजें। ये एक हेल्दी काउंट है, तो 20 से 30 मिलियन प्रति ml स्पर्म इतना होना चाहिए। 1 मिलीलीटर सीमन, देखो ध्यान देना, वीर्य एक अलग शब्द है और स्पर्म एक अलग शब्द है। वीर्य को हिंदी में सीमन कहते हैं और स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं। तो सीमन में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर आपके पास 1 ml सीमन है, क्या है? 1 ml वीर्य या सीमन है, तो इसमें कितने होने चाहिए? 20 से 30 मिलियन, कितने? 20 से 30 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। अक्सर कुछ लोग सीमन और स्पर्म को एक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। सीमन वास्तव में मिक्सचर है, और उसी में छोटा हिस्सा किसका होता है? स्पर्म काउंट का होता है। क्योंकि स्पर्म अकेले होगा तो मर जाएगा, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हम कुछ लिक्विड मिलाते हैं, उसमें ही सुनने मिला रखा है, जिससे कि वो हेल्थी बना रहे। तो कंप्लीट फॉर्म को सीमन या वीर्य कहते हैं। और उसमें हिस्सा किसका होता है? स्पर्म या शुक्राणु का होता है, जो मेन गैमीट है, मेल गैमीट कहा जाता है। और ये 20 से 30 मिलियन प्रति ml, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख।
और 10 मिलियन में 1 करोड़, 20 मिलियन में 2 करोड़ और 30 मिलियन में 3 करोड़, यानी मोटा माटी 2 से 3 करोड़ प्रति मिली लीटर। यही तो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया गणना करने में। यानी कि 1 मिलीलीटर सीमन में 2 से 3 करोड़ स्पर्म होने चाहिए, तो ये हेल्दी है। इसके नीचे जाने पर जो स्पर्मिया है तो फिर हमें आईवीएफ का सहारा लेना होगा, और ऐसी स्थिति में हम किसी डोनर का संपर्क करेंगे। विकी डोनर की फिल्म देखा होगा, अक्सर लोग डोनेट करते रहते हैं स्पर्म पैसा कमाने के चक्कर में। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत आम है, कॉमन है, बहुत से छात्र वगैरह भी जाते रहते हैं, हमने देख रखे हैं। तो हाँ हाँ करने कोई मतलब थोड़ी है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तो अब इसको आप ये मत समझना कि वो बेच के पैसा कमा रहा है, खून बेच के पैसा कमा रहा है। कभी कभी आवश्यकताएं भी होती हैं, डॉक्टर्स संपर्क करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के घर में खुशहाली भी चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इससे न जाने कितने लाखों घरों में किलकारियां गूंजी हैं। नहीं तो बहुत ये सामाजिक अभिशाप हो जाता है अगर कोई दंपति पति पत्नी 5 साल खाली पिता ना बने, माता ना बने। उसके बाद देखिए कानपुरली मौसी जो है पागल कर देगी फोन कर करके, है ना। माता पिता पोता मांगना शुरू कर दें, हमें खेलना है, उनको खिलौना ला के दो। तो ये जो समाज है ना, ये मानता ही है कि पुरुषों और महिलाओं, मनुष्यों को ये दबाव है, सामाजिक दबाव, कि वो पिता माता बने, वो अपनी संतान जन्म दें और समाज को ये कहें कि ये संतान है, इससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। पहले महिलाएं जब लड़कियां होती थी तो भी संतान नहीं मानी जाती थी। लड़कियों के जन्म लेने के बाद बहुत से घरों में सोहर नहीं होते, अब होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। आपने भी देखे होंगे शायद, है ना। आज घर जाके पूछना आपने कि जब हमारा जन्म हुआ था अम्मा तो सोहरवा गवाही थे, तो वो दबाव में कहेंगे आए आ करेंगे, इधर उधर करेंगे, क्योंकि नहीं हुआ था। क्योंकि जब हम लोगों का जन्म हुआ तो 1990 का दौर था, 2010 का दौर था, 2021वीं सदी आई थी। 1 से 10 यहाँ पे जो लोग बैठा है, या तो 1990 से 2000 के बीच का, या तो 2001 से लेके 10 के बीच के, दो दशक जो रहे हैं, ये उतने ज्यादा बहुत अच्छे दशक नहीं मानेंगे, खासकर बच्चियों के लिए। तमाम भ्रूण हत्याएं किस लिए हुई? अभी भी है लेकिन कम है। अब बच्चियों के जन्म होने के बाद पुरुषों की यानी कि लड़कों की तुलना में ज्यादा आवभगत देख रहा हूं मैं समाज में, वो चाहे दबाव में हो या फोटो डालने के लिए हो, जो भी हो। क्या भैया? हाँ, उसका पिता पिता ओरिजिनल पिता को बताया थोड़ी जाता कि तुम्हारे स्पर्म इनको दे रहे हैं, तब अंदर की बात है। चलिए, होता क्या है देखो, स्पर्म काउंट को मेंटेन करना है। 15, देखो ऐसे मान के चलो कि रमेश का स्पर्म है 10 मिलियन, कितना है और चाहिए कितना, मोटा माटी 15, तो 5 ml कहीं और से ले आए, है ना, 5 मिलियन स्पर्म काउंट को मेंटेन किए। ये छोटी तकनीकी नहीं, बहुत बड़ी तकनीकी है। किसी का स्पर्म मिक्स करना भी बहुत बड़ी बात है ना, तो स्पर्म काउंट को मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर के हम, तो बायोलॉजिकली ऐसा माना जाता है। इसलिए आपको बताऊं कि जो ऐसी स्थिति में दंपति होते हैं वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि स्पर्म हमें किसी ऐसे पुरुष का चाहिए जिसकी लंबाई ज्यादा हो, किसी ऐसे पुरुष का स्पर्म चाहिए जो कम से कम एमएससी किया हो। एमएससी करने पर ज्यादा पैसा मिलता है स्पर्म का, बीए करके डोनेट करोगे कुछ नहीं मिलेगा। पगलेट का स्पर्म कौन लेगा? कहें का किए कहीं इंटर पास के भाग यहाँ से। क्योंकि भाई एडुकेशन का मामला है ना, सारा कुछ है कि बहुत ज्यादा बौद्धिक व्यक्ति का चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो पुरुष ऐसा देखा गया समाज में। आपने वो खबर पढ़ी जब आप फिल्म देख रहे होंगे मिमी, तो वहां पर क्या कहता है कि हमें एक ऐसी सरोगेट मदर चाहिए जो अभी देखने में सुंदर हो, स्वस्थ हो, लंबी हो, ऐसा वो डिमांड कर रहा है लोग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ ही जाता है, ये बड़ा कारण है। एक सवाल है कि स्मोकिंग अफेक्ट करता है, बहुत शानदार अफेक्ट करता है।
अगर सिगरेट पी रहे हो तो लिखित ले लेना, 10 मिलियन के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। और तम्बाकू खा रहे हो तो 12, समझ रहे हो, ये सब बड़े खतरनाक चीजें हैं। नहीं नहीं, जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में नहीं, वो अब आ जाएगा यूट्रस में, और यूट्रस में आके प्लेसेंटा का निर्माण करेगा। देखो 3 4 काम चीजें, जो टेस्टस है, मेल का टेस्टस है, उसे ह्यूमन की, मेल की बॉडी से बाहर किया गया जन्म लेते ही। अब देखो सुनो भाई, हल्ला करोगे तो मैं पढ़ा के निकल लूंगा, काट मारूंगा, आप जान नहीं पाओगे, ठीक है। तो हल्ला मत किया करो, एक स्वस्थ संवाद होने की व्यवस्था रखो। आप बच्चे नहीं हो, सुनो और समझो। इसके बाद दुनिया में, अब इस पूरी जन्म में दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये सब चीजें पढ़ने का। नौकरी पा जाओगे, तमाम काम है जीवन में, यही थोड़ी है कि हमेशा कोचिंग करते रहोगे। तो सुनो और स्वस्थ संवाद की भागीदारी बनो। तो कहाँ पे थे हम? अच्छा, हाँ, मेल की बात कर रहे थे। तो मेल के खान पान पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं, खास करके जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड करवा के पता कर लेते थे ये लोग कि यहाँ पर भ्रूण लिंग की जांच नहीं होती, और वहीं होती है। वो इसलिए लगाता ही है कि यहाँ पर भ्रूण लिंग की जांच नहीं होती और वहीं होती है, इसलिए बोर्ड आगे लगा है कि समझ जाओ यही होती है ना। जैसे गांव में देखा मैंने कि जहां पर पेट्रोल बिकता है, सर मैं दारू पीता हूँ, गांजा भी, गांजा भी पी लेता हूँ। भैया, जो बच्चा जन्म लेगा शुरुआत से ही नशे में रहेगा, है ना। ये ये सब रहने दो, लेकिन इनको ब्लॉक कर दो आज, ये फर्जी है ना, ये सोच संवाद के हिस्से नहीं। जाओ भैया, अब अनब्लॉक कर दो, कर दो। ब्लॉक करना अच्छी बात नहीं, दोबारा मत कहना, है ना। ये सब चीजें फर्जी अच्छे लगता है ना, मैं बता तो रहा हूँ सारी बातें। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो जो टेस्टस है, जिसे हम वृषण कहते हैं, वो दोनों बाहर आ जाते हैं, छोटा सा हिस्सा। रीजन क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर इस टेस्टस का होगा, तो वो फिर स्पर्म की काउंटिंग कम कर देता है, इसलिए उसे ह्यूमन बॉडी से बाहर कर दिया गया, और उसका टेम्परेचर 35 36 34 इसी रेंज में डाला गया, 1 से 2 डिग्री कम कर दिया गया। तो अच्छा, एक पेशी बनाई गई जिसे बोलते हैं डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल्स एडजस्टिंग मसल्स होती हैं, ठंडी में सिकुड़ जाती हैं, गर्मी में फैल जाती हैं। इसका जो सिकुड़ने और फैलने का रीजन है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने का रीजन होता है। गर्मी बहुत आ गई, वो फैल गई, जिससे कि जो टेस्टस है वो बॉडी से दूर चला जाए, और ठंडी हुई तो बहुत ठंड है, ऐसी स्थिति में सिकुड़ गई, टेस्टस बॉडी के हीट को लेना शुरू करे, उसका टेम्परेचर 34 35 पे मेंटेन रहे, तभी ये बातें होती हैं। मेल में क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे एंडोल्फियस पहनना शुरू किए कि वो टेस्टस को सीधे बॉडी में टच करा दिया, इससे असर हुआ। दूसरा, खान पान खराब हो गया, जंक फूड आ गए, जंक फूड ने मेल और फीमेल के गैमीट पर असर डाल दिया। तीसरा रीजन आया कि हम ज्यादा मात्रा में धूम्रपान करना शुरू कर दिए, खास करके सिगरेट बहुत खतरनाक होता है, सिगरेट पीना, बीड़ी पी लेना, है ना, हुक्का पीना। आजकल तो नया ट्रेंड आ गया हुक्का का, वार हुक्का बार टाइप के लोग घूमते रहते हैं, अमीरों में ये फैल गया है। बहुत अमीर हुक्का पीता है, मध्यम वर्गीय सिगरेट पीता है, जिसके पास पैसे ना बीड़ी फूंकता है ना। यही तरीका है ना, यही तरीका है। लेकिन पीता हर कोई है, धुआं निकाल रहा है। अब वो तो फिर वो तो पगलेट है, उसको हम किसी श्रेणी में रखते ही नहीं। तो ये स्पर्म काउंट को कम कर दिया। तो बेहतर है कि स्पर्म काउंट को बेहतर करना है, तो 4 5 भोजन है, जैसे नंबर 1 ब्रोकली, नंबर 2 बीन्स, नंबर 3 अनार, नंबर 4 केला, नंबर 5 वालनट्स या बादाम। ये 5 6 ऐसी चीजें हैं जिनका अगर हम सेवन कर रहे हैं और धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पर्म काउंट लगभग 20 30 पे मेंटेन रहते हैं। नहीं तो संभावना ऐसी है कि गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा कि चौथा क्या आप लिखेंगे? एंजियोस्पर्मिया हो गया ना, ठीक। तो ये 4 ऐसे रीजन रहे हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आईवीएफ का
उपयोग कर रहे हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं आईवीएफ में? ठीक, ये लुइस ब्राउन है, दुनिया की पहली आईवीएफ है, तो नोट डाल दीजिएगा। फीमेल एग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हमने बता दिया ना, पहली हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। लेकिन लुइस ब्राउन दुनिया की पहली, लुइस ब्राउन दुनिया की पहली, लुइस ब्राउन LOUIS, लुइस ब्राउन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, लुइस ब्राउन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी। बरकत कर देना 1978 यूके, वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज लुइस ब्राउन, 1978 यूके। 1978 यूनाइटेड किंगडम। एक और उसमें डाल गया, देखिए दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा, दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी। दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल भारत की, और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, 4 महीने का अंतर है। यानी कि भारत अगर 4 महीना आगे चला जाता तो वर्ल्ड में फर्स्ट बन जाता, किसके लिए? टेस्ट ट्यूब के लिए। हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में बहुत काम किया है ना। खैर आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद आता है कि बाह्य निषेचन क्या है, लिखिएगा हेडिंग, एक्सटर्नल निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लिखिएगा बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए कुछ जानवर, सॉरी कुछ जीव, लिखिए जानवर नहीं, कुछ जीव, कुछ जीव जैसे मेढक या मछलियां, कुछ जीव जैसे मेढक या मछलियां, कुछ जीव जैसे मेढक या मछलियां रुके हुए पानी, रुके हुए पानी या तालाब में, रुके हुए पानी या तालाब में, ध्यान देना बहते हुए पानी नहीं, अंडा बहता हुआ पता नहीं कहाँ चला जाएगा फिर, रुके हुए या स्लो मूविंग बॉडी, वाटर बॉडी होनी चाहिए, बहुत फास्ट मूविंग वाटर बॉडी में संभव नहीं है, तो हल्का मूव कर रहा या रुका हुआ है, तो ब्रैकेट कर देना कि स्लो मूविंग वाटर बॉडी या कम बहता हुआ पानी, रुके हुए पानी तालाब या ब्रैकेट कर देना कम बहता हुआ पानी में बाह्य निषेचन करते हैं, में बाह्य निषेचन करते हैं, में बाह्य निषेचन करते हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, फ्रॉक्स एंड फिश माइग्रेट इन, फ्रॉक्स एंड फिश माइग्रेट इन ponds and slow moving stream body, frogs and fish migrate in ponds or slow moving water body during rainy season, during rainy season, during rainy season, and occurs external fertilization during rainy season and occurs external fertilization and occurs external fertilization and occurs external fertilization। ठीक है, अब आगे बढ़ाना नई लाइन से। देखिए मेढक या मछलियां, लिखिएगा मादा मेढक या मछलियां, मादा मेढक, हिंदी लिखिएगा मादा मेढक या मछलियां अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं,
मादा मेढक या मछलियां अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं। अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं, ब्रैकेट कर देना सैकड़ों की संख्या में, ब्रैकेट कर देना सैकड़ों की संख्या में। अंग्रेजी लिखिएगा, हिंदी अंग्रेजी में लिखिए, फीमेल फीमेल फ्रॉक्स एंड फिशेस, फीमेल फ्रॉक्स एंड फिशेस lays hundreds eggs in water body, lays hundreds of eggs in water body. Male, sorry, female frogs and fishes lays hundreds of eggs in water body. और हिंदी में लिखिएगा, तथा नर मेढक और मछलियां, तथा नर मेढक और मछलियां अपने अस्पर्म भी पानी में छोड़ देते हैं। एंड मेल फ्रॉक्स एंड फिशेस डिपॉजिट their sperm in water body, deposit their sperm in water body. Male frogs and fishes deposit their sperm in water body. नर मेढक और मछलियां अपने अस्पर्म को पानी में छोड़ देते हैं, लिखिए, और इस प्रकार पानी में ही, और इस प्रकार पानी में ही निषेचन हो जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन डन इन वाटर बॉडी, एंड ड्यू टू दिस फर्टिलाइजेशन डन इन वाटर बॉडी, और इस प्रकार पानी में ही, और इस प्रकार पानी में ही निषेचन हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, डॉल्फिन और व्हेल में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा ना। तो वहां पर ब्रैकेट कर देना, डॉल्फिन और व्हेल कैसी हैं, वो मैमलियंस होती हैं, तो संभव नहीं वहां पर। बाकी लगभग एक्वेटिक एनिमल जितने भी हैं, एक्वेटिक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होते हैं, और खास करके मछलियां और मेढक बहुत ही कॉमन, मेढक में बहुत ही कॉमन है। अब इंटरनल में जितना भी बच रहा है वो सारा इंटरनल है, और सबसे मेन एग्जांपल किसका है, ह्यूमन का। मानो कैसा करेगा, इंटरनल करेगा। तो एक हिडन डाल दीजिए अपने कॉपी में कि एक चीज और बताना चाह रहा था इस फोटोग्राफ के जरिए, कि इनका एक साइकिल होता है। ये जैसे मान के चलो कि भाई अंडे हुए, और अंडों से जब स्पर्म मिल गए आके, तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय बनेगा। एम्ब्रॉय से फिर मेढक का एक छोटा बच्चा बनता है, जिसे बोलते हैं लार्वा, इसे कहते हैं टैडपॉल। क्या बोलेंगे, और इसके बाद एक टैडपॉल पैर वाला बन जाता है, और उसके बाद बनता है एक फ्रॉगलेट, पूंछ वाला होता है, और इसके बाद क्या बनता है, एडल्ट बनता है। यही तरीका आप जब पढ़ोगे खास करके रेशम के बारे में, तो वहां भी प्यूपा बनते हैं, कटरपिलर बनता है, लार्वा बनता है ना। यानी कि जो अंडे देते हैं और अंडों से डेवलपमेंट होता होता फिर बच्चे की तरफ आता है, तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। इस पूरी प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं मेटामार्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामार्फोसिस। जैसे आप देखिए तो यहाँ पर मैं अगर ये क्या चीज, बीटल्स है ना, बीटल्स के बारे में देखो, एग दिया, फिर लार्वा आया, फिर इनका एक बच्चा आया। यहाँ पर देखिए तो एक आया, ये किस चीज का है, ग्रासहोपर्स का है। तो इनके निम्फ आए, निम्फ के बाद एडल्ट आए। तो ग्रासहोपर्स की बात करें, बीटल्स की बात करें, या रेशम को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सिल्क, सेरिकल्चर बोलते हैं ना, सिल्क की बात करें या फ्रॉक्स की बात करें, इन सभी में एक लाइफ साइकिल होती है जो ऐसे चलती है, लार्वा, कैटरपिलर। तो ये पूरा पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, मेटामार्फोसिस। तो ये बात नोट डाल दीजिएगा। देखिए, मेटामार्फोसिस इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ, मेटामार्फोसिस इज ए कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ frogs, beetles, grasshopper,
बस एक शब्द जानते रहो, मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स, विटल्स, ग्रासहोपर एंड सिल्क। यानी कि मेढक, बीटल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बीटल लिख लो, बीटल। और ग्रास होपर को बोलते हैं टिड्डा, हाँ, टिड्डा। और रेशम कीट, लिया, मेढक, बीटल, टिड्डा, रेशम कीट आदि के पूरे जीवन काल को की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया को मेटामार्फोसिस कहेंगे। की प्रक्रिया को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो गया क्या? अरे भाई यार, इसको पढ़ लो। देखो एग्जाम में सवाल तो यहां से बन रहे हैं ना आजकल, वो तो बनता नहीं है, तो इसलिए हम आपको घुमा रहे हैं इधर इधर। तो मेढक, बीटल, टिड्डा और रेशम कीट, ये सब क्या कर रहे हैं? मेटामार्फोसिस। ये थोड़ा सा लिख देना मेढक वाला, कि एडल्ट मेढक से क्या बना? आ, ये हाँ, एग्स बने, एग से एम्ब्रॉय बना, ये टैडपॉल बीच में आएगा, और फिर टैडपॉल लेग वाला आएगा, फिर फ्रॉगलेट आते हैं, उसके बाद मेढक बन जाता है। ये एक इनका साइकिल जरूर लिख देना, कई बार वो ऑर्डर पूछ लेते हैं। रेशम का आएगा तो रेशम का मैं लिखा दूंगा, अभी तो आया नहीं तो लिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेढक का याद रखो, लेकिन रेशम आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा जब आपको पढ़ाने आएंगे, धागा वगैरह है ना, फाइबर वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ मिलेगा। अब ये मत पूछना मुझसे क्रोकोडाइल में कैसा निषेचन होता है, कैसा होता है? आउटर के इंटरनल? क्रोकोडाइल इज द एक्वेटिक एनिमल बट आल्सो नोन एज एम्फीबियन, है ना। एम्फीबियन होने के नाते वो नर और मादा संपर्क में आएंगे, पक्का आएंगे, है ना। अब आप नहीं देखे हो, बात अलग है। डिस्कवरी खोल लीजिए, आपको एक ये दो ये सब सुनाई देगी, एक नर है और एक मादा है। नर मादा की तलाश में है, मादा नर की तलाश में है, और कोई काम नहीं होता उनका। अब हम आपकी मनोवांछित वस्तु पढ़ा दें, फिर आगे बढ़ लें, हो गया। ये ऑर्डर पूछते रहते हैं कभी कभार वो। बाप भेजा है पढ़ने और हीरो बन रहे हो, ठीक है, उनकी मनसा है ना, ठीक है, अच्छी बात। बाप के पास पैसा है तो क्या करेगा, भेजेगा ही। सब लोग पढ़ने थोड़ी आता है, सब लोग थोड़ी आता है पढ़ने, जानते हो नहीं इस चीज को। अगर हर कोई पढ़ ले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, है? नीट की तरह कटाव आ जाएगा, सब टॉपर आ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास पद ही नहीं है। उसमें तो मान के चलो पद का है तो सीट है उनके पास। हाँ, टॉपर बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है ना। आप दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है जीवन जीने की तैयारी कर रहे हो, है ना। यहाँ पे आप हर विषयों की ज्ञाता हो, और बाहर निकलने के बाद फिर आप मनुष्य बन जाते हो। इससे पहले कोई मनुष्य नहीं बनता है ना। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे, मेल और फीमेल वाला मामला सेट कर लेते हैं। फिर भी थोड़ा इसको लिख लो भाई, ओवी पोरस और बीबी पोरस नाम सुना है ना। एक होते हैं जो सीधे क्या देते हैं, अंडा देते हैं, उनको ओवी पोरस बोलते हैं, और जो बच्चा देते हैं वो। बाकी एक और है, कहीं मिलेगा तो बता देंगे, मिलेगा जरूर, है ना। वो होता है ना, मार्सुपियन थैली लेके चलते हैं, कंगारू देखा होगा। तो जब हम एनिमल किंगडम समझाएंगे तो वहां बताएंगे। अभी आप नोट नीचे एक ऐसे कॉपी में डिवाइड कर लो और लिख लो ओबिपोरस और बीबीपोरस। अंग्रेजी हिंदी दोनों में वही लिखना है। अंडज बोलते हैं और एक को जरायुज बोलते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है। ओविपोरस को अंडज कहते हैं,
अब इनमें जो है अंडे से बच्चे का जन्म होगा। बस ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से अंडे वाले हैं, तो पक्षी हैं और कीट पतंगे हैं और रेप्टाइल्स और फिशेस, ये सारे ओविपोरस होते हैं। और इधर जितने भी स्तनधारी वो कैसे हैं, बीबीपोरस हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लोग इसी भाषा में लिख लेंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि कीट पतंगे कैसे हैं, ये तो बता ही लोगे ना। काकरोच का अंडा देखा है, आज जाके ढूंढना, रसोई में मिल जाएगा, देखा होगा, छोटे छोटे होते हैं। छिपकली का अंडा देखा है, तो हाँ व्हाइट कलर का होता है, कभी खाया है? अच्छा नहीं, खा ली थी, अरे ठीक, खतरनाक है, मत खाया करो। चलिए, मुर्गी का अंडा खाया, मुर्गी का? अरे खाया, उसमें तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हाँ हाँ। तो इसका आशय है कि मगरमच्छ कैसा होगा, ओबी की बीबी? पक्का ओबी पोरस होगा, है ना। मगरमच्छ के भी अंडे होते हैं, कभी खा के ट्राई करो खाने के लिए। पकड़ के मारेगा वही। चल, सांप के अंडे हैं कि बच्चे हैं? अंडे हैं ना, उसके बाद बच्चे आते हैं, उसके बाद फिर बच्चे जन्म लेंगे। सेट हो गया सबका, बढ़े आगे। हो गया ना भैया, ऑनलाइन हो गया सबका भैया? ठीक है, बस ये याद रखना क्या, जो मैं गोला कर रहा हूं। लेकिन फिश में कौन कौन सी फिश नहीं होंगी, व्हेल और डॉल्फिन। चलो, अब लिखिएगा मानव में जनन, लिखिएगा, अब हिंट डाल दीजिएगा, मानव में जनन प्रक्रिया। मानव में जनन प्रक्रिया, मानव में, अभी आप जो चाहते थे वो है मानव में जनन प्रक्रिया। और लिखिए नंबर 1, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। ध्यान देना, इस चित्र में देखिएगा, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस काम काम की बातें समझ लीजिए। ये एक हिस्सा आपको दिख रहा है, जो ये वाला हिस्सा टेस्टस या वृषण क्या कहलाएगा, एक ग्लैंड है, ध्यान देना, और मेन ऑर्गन माना जाता है। काहे लड़ाई कर रहे हो, वो उनको गुदगुदी लगा रहे हैं, वैसे उचक रहे हैं, इधर हम टेस्टस पढ़ा रहे हैं, इधर पढ़ लो, है ना। चलिए, तो ये एक प्रकार की ग्लैंड होती है, और ये एक विशेष तरह के थैले में बंद है, इसे हम बोलते हैं स्कॉर्टम। क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम, या वृषण कोष कहते हैं। यहां से एक पाइप गई हुई है इसी वृषण से, और ये पाइप बड़ी लंबी है। कहते हैं कि पाचन तंत्र में छोटी आंत के साथ अगर कोई बहुत लंबा हिस्सा है तो किसका होता है, ये होता है एपिडाइडेमिस का। किसका, इसे हम वृषण वाहिका या नलिका के तौर पर जानते हैं, बट उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 6 से कुछ लोगों में 12 मीटर तक लंबी पाई जाती है, एकदम क्वाइल टाइप कुंडलित हिस्सा होता है। जैसे आपने देखा हो कभी कुछ कूलिंग वाले टैंक में देखा होगा, कूलिंग टैंक हमेशा कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं, है ना, कारण कि कई बार कुंडलित किया जाएगा, कूलिंग करने में चीजें आसान होती हैं। तो ये एपिडाइडमिस बड़ा सा हिस्सा होता है, और इसी एरिया से और आगे बढ़ेंगे तो एक और हिस्सा मिले, इसे बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वैस डिफरेंस। तो पहला हिस्सा क्या मिला हमें, टेस्टस यानी कि वृषण। तो पहला हमें जो मिला उससे हमने जाना टेस्टस या वृषण। दूसरा भाग मिला एपिडाइडमिस, तो नाम अंग्रेजी में ही ध्यान रखें तो ठीक है। तीसरा हिस्सा है वैस डिफरेंस का, ये भी एक पाइप है, वैस डिफरेंस, और ये पाइप लगातार इस तरह से आगे, ध्यान देना मैं एक तरफ का दिखा रहा हूं, ऐसे कितना होगा, 2, एक स्कॉर्टम राइट और एक स्कॉर्टम लेफ्ट,
और एक टेस्टस राइट और एक टेस्टस लेफ्ट। तो हम राइट या लेफ्ट में से कोई भी एक देख लीजिए। तो एक लंबी सी पाइप जाती है जो यूरेथ्रा, कहाँ जुड़ जाएगी? यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा आपने कहाँ पढ़ा है? जब आप किडनी का उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे तो ये जो पाइप लंबी सी इस बीच में, यानी कि वैस डिफरेंस की पाइप के बीच में दो ग्लैंड मिलती हैं। एक ग्लैंड आपको यहां मिलेगी, ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। और एक और ग्लैंड यहां पर मिलती है पाइप के बगल में, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट। तो दो मेन ग्लैंड मिली किसके बीच में? वैस डिफरेंस के बीच में। तो हमने जो देखा कि पुरुष में यानी खाली मेल में जो पूरा रिप्रोडक्शन है कुछ ऐसे जा रहा है कि एक तो वृषण वाला हिस्सा है, यानी कि टेस्टस वाला हिस्सा है, और इसी टेस्टस को कवर किया है स्कॉर्टम ने, यानी कि वृषण कोष ने कवर कर लिया है। और इस वृषण कोष से जब आगे बढ़े हैं तो हमें एक कुंडलित रचना देखी, एपिडेडमिस मिला, है ना? तो यहां पर हमें मिला एपिडाइडमिस, और इसके ऊपर और आगे बढ़े तो क्या मिला? वैस डिफरेंस। और वैस डिफरेंस में दो ग्लैंड मिल रही हैं। एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल के नाम से, और एक ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से। और इन दोनों ग्लैंड के साथ आगे जब पाइप बढ़ी तो ये जाके मिल गया यूरेथ्रा में। कहाँ मिल गया? यूरेथ्रा में। हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग। और इसी के माध्यम से अब स्पर्म हमारा बाहर, जो पूरा सीमन है वो बाहर चला जाता है। तो हमने जो चित्र में देखा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? टेस्टस। टेस्टस इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। और इसका मेन फंक्शन है वो है कि यहां से बनता है स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। शुक्राणु का निर्माण जो होता है टेस्टस से होता है। स्पर्म बनने के बाद ये कुछ दिन के लिए, लगभग 1 महीने के लिए आ जाता है एपिडाइडमिस। कहाँ जाएगा? एपिडाइडमिस में। और यहां रह करके 3 काम होता है। पहला स्टोर होगा, दूसरा न्यूट्रिशन मिलेगा, और तीसरा मैच्योर होगा। क्या क्या करेगा? स्टोर, मैच्योर और न्यूट्रिशन। 1 महीने के बाद ये अपनी यात्रा पर निकलता है, जो बहुत ही ज्यादा जीवंत यात्रा मानी जाती है, और एक नए जीव को जन्म देने की कोशिश करेगा। और एक करेगा, आगे बढ़ता हुआ कहां जाएगा? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस एक पाइप है जो जोड़ती है यूरेथ्रा को, एक रास्ता देती है। लेकिन इस वैस डिफरेंस में हमें 2 ग्लैंड मिलती हैं, एक सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान देना, वैस डिफरेंस तक केवल अकेले यात्रा करता है स्पर्म। क्या यात्रा करेगा? स्पर्म। कहां से बना वो? टेस्टिस से। लेकिन सेमिनल वेसिकल से कुछ लिक्विड निकलता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ लिक्विड निकलता है। ये दोनों लिक्विड मिल जाते हैं किसके साथ? स्पर्म के साथ। तो इस तरह से जब हम स्पर्म के साथ में 2 चीजें और जोड़ देंगे, सेमिनल वेसिकल और प्लस में प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड जोड़ देंगे, तो ये तीनों मिलकर बना देगा सीमन। क्या बना देगा? सीमन बना देगा। यानी कि अब यहां से जो यात्रा होगी, किसकी यात्रा होगी? सीमन की यात्रा होगी। और यही सीमन हम यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो मेल का प्राइमरी ऑर्गन कहलाएगा टेस्टिस। और स्टोर कहां होगा? एपिडाइडमिस। और यात्रा कहां से करेगा? वैस डिफरेंस से। और यहां पर 2 हमें ग्लैंड मिली, कौन कौन सी? सेमिनल और प्रोस्टेट। और निकल जाएगा यूरेथ्रा के माध्यम से। इसीलिए जब कभी हमें वैसेक्टोमी करनी होती है, यानी नसबंदी करनी होती है, तो हम कट लगा देते हैं वैस डिफरेंस में कि भाई बंद कर दो, पाइप बनेगा लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना? तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी की जाती है। तो पुरुषों की जो नसबंदी उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। यहीं पर हम बैरियर लगा देंगे, और बैरियर लगा देंगे तो जब आगे बढ़ेगा ही नहीं तो जन्म संतान उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो हमें एक एक करके 4-5 के बारे में पढ़ ले। लिखिए नंबर 1 वृषण या टेस्टस। चित्र मत बनाना, लिखते चलिएगा। मतलब जिनको बनाना है बना भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लिखेंगे। देखिए वृषण या टेस्टस। देखिए नंबर 1 मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल।
पुरुषों का मुख्य जनन अंग, पुरुषों का मुख्य, ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखते चलना, ज्यादा कथा मत लिखना इसमें। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। लिखिए फंक्शन, काम क्या करता है, काम काम की बात लिखो। लिखिए फंक्शन, हिंदी लिखिएगा कार्य, लिखिए फंक्शन लिखिएगा कार्य। दो काम करता है, लिखिए नंबर एक प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, like testosterone and androgen, like testosterone and androgen। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार सवाल आते हैं। देखिए प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल हार्मोन, हिंदी में लिखिएगा लैंगिक हार्मोन का उत्पादन करना, लैंगिक हार्मोन का उत्पादन करना, जैसे टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन, सेक्सुअल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन। और नंबर 2 लिखिएगा फंक्शन में कंट्रोल प्यूबरिटी, नंबर 2 लिखिएगा कंट्रोल प्यूबरिटी, कंट्रोल प्यूबरिटी, PUBERTY, PUBERTY। प्यूबरिटी मतलब होता है यौवन, यौवन जानते हैं, युवा अवस्था, जैसे मान के चलना प्यूबरिटी का से ये है। अब ध्यान देना, ये किसका प्यूबरिटी कंट्रोल करेगा, मेल का, फीमेल का नहीं। तो कैसे, जैसे मान के चलो कि दाढ़ी मूछ का आना, इसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। क्या आना, एक तो दाढ़ी मूछ आता है और एक जननांगों पर भी बाल आ जाते हैं, नीचे और अगल बगल। तो लिखिएगा नीचे डाल देना, लाइक के एग्जाम्पल डालना है ना। दाढ़ी मूछ को बोलते हैं ब्रीड, और मस्टैक क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ मॉस्टैक कुछ बोलते हैं। लिखिएगा दाढ़ी मूछ का आना और जननांगों पर बाल आना, प्यूबिक हेयर, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, जननांगों पर बाल आना। एक और सिम्टम्स आता है लाउड वॉइस होना, हैवी आवाज। पहले बच्चा आराम से बोल रहा होता है, बहुत पता नहीं चलता लड़की बोल रहा है कि लड़का बोल रहा है, बाद में कैसा हो जाएगा, भों भों करके आवाज करेगा, है ना। देखिएगा लाउड वॉइस या बेस वॉइस आ जाती है, वॉइस में बहुत बेस आ जाता है, लाउड वॉइस हो जाना, है ना। इसके बाद मसल्स ग्रोथ, ये सब बन जाते हैं। एक और सिम्टम्स है मसल्स, मर्द जानते हो मर्द को दर्द नहीं होता, यहीं से होता है वो, मतलब होता है दर्द, मारपीट में दर्द होगा, बात वो बात अलग है। लेकिन हाँ, जो बच्चा पहले रात में भूत से डर जा रहा था, वो बच्चा 15-20 साल होते होते अब भूत से नहीं डरता, ऐसा हुआ होगा शायद। जो बच्चा पहले अपने पिताजी और माताजी के साथ सोता था डर के मारे, कुछ दिन बाद, अपने यहाँ तो ऐसे ही होता है, विदेशों में तो एक ही महीने साइड में कर देते हैं, विदेशों में बच्चों को साथ नहीं सुलाया जाता, उनके लिए अलग से कमरा होता है। हमारे यहाँ तो भोंगा हो जाते हैं तब भी कहते हैं हम वहीं सोए, हम यहीं सोएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, कहीं पागल कहीं के। सोचो तो क्या कहा जाए इनको, मतलब 12 साल के हो गए हैं और सोते कहाँ हैं, अम्मा बाबू के साथ में। जहर दे देंगे भाई रात में, बता दे रहे हैं। तो आदत, इनको अभी डर लग रहा है, हम कहते हैं इनको इंजेक्शन लगवाओ टेस्टोस्टेरोन के, अब कह दो इंजेक्शन लगवा साइड सोचल। तो आदत ऐसी बना लिया है, तो वो बच्चा अब धीरे धीरे डरना बंद कर देता है। तो ये जो हार्मोन है डेवलप हो जाते हैं, अब डेवलप होगा तो बच्चा थोड़ा सा बाहर निकलेगा, युद्ध करने की क्षमता विकसित होगी। पहले के जो राजकुमार होते थे उनके अंदर, बहुत कॉमन राजकुमार है तो उसको बाहर निकाला जाता रहता था, युद्ध उसको दिया जाए, धनुर्विद्या सिखाई जाए, तो धीरे धीरे उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाता था।
फिर एक दिन राजकुमार को कहते थे अब जाओ तुम विजय के लिए भेज देता था। तो बड़े बड़े राजा महाराजा के जो राजकुमार थे उनको छोटी मोटी युद्ध के लिए भेज देते थे कि तुम जाओ साउथ जीत के आ जाओ। तो पता चला कि औरंगजेब का भाई, क्या नाम था उसका, दारा सिको, शाह सुजा भी तो थे। कोई उधर गया है झगड़ा लड़ाई करने, कोई उस इलाके में चला गया। ये सबके टेस्टोस्टेरोन के लेवल लगभग मेंटेन हो चुके होते थे और राजा केंद्रित रहता था। वहीं से आदमी भेज के पता लगा देता था कि अच्छा ये दारा सिको किधर गया है। अब दारा सिको का टेस्टोस्टेरोन डाउन था, समझ रहे हो। वो थोड़ा सा दूसरे मिजाज के व्यक्ति थे, पढ़ने लिखने में थे। ऐसा देखा होगा बच्चा बहुत सारा, गांव में कुछ बच्चे पढ़ने लिखने वाले बड़े कमजोर टाइप के होते हैं, एकदम उनको मार दो एक थवड़ा तो नीचे में आना शुरू कर देंगे। और कुछ होते हैं एकदम ऐसे उजड़ मिजाज के, अरे कि वो आंख का काजल चुरा ले, यहाँ पैसा रखियो कब काट लेंगे पता नहीं चलेगा, है ना। गांव में पाए जाते हैं ऐसे। इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल अल्ट्रा लेवल का होगा, कोई चिंता नहीं है। इनको 2 तल्ला कूदा दो कूद जाएंगे, है ना। नदी वदी में डुबकी मार लेते हैं, साइड में निकलते ही नहीं। अभी मैं हमारे घर के बगल बहती है नदी, 2-3 लड़के थे अंदर चले गए। अब हम गिन रहे करें गिनती गिनो, तो वहां प्रतिस्पर्धा होती है ऐसा। हम भाई 500 गिनती गिन डाले अंदर, हम के भैया भागो यहाँ से। पता चला बहता हुआ बैराज के पास पहुंच गया। हाँ खतरा हो जाएगा, यही बिन गिनवा रहे थे खड़े खड़े। और उसके बाद भल्ले से निकला हुआ साइड में जाके, कह रहे कितना हो गए, 516 गिनती हो गई है। कह रहा है बहुत ज्यादा गिना, मतलब वो फेफड़ा मजबूत है, वो रोज की प्रैक्टिस है। एक दिन डुबकी मारे तो 200, दूसरे दिन 220 पे निकले। ऐसा करते करते वो कई महीनों से कर रहे हैं। यहाँ ज्यादा नहीं, टोटी के नीचे बैठा दो, 2 सेकंड शहर के लड़कों को हाँ ऐसे कर अम्मा आई माई, पागल हो जाएंगे। तो किसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा? जो गांव वाला है 500 गिनती गिन के निकला एकदम झम से बाहर, कह रहा एक बार और जाए, हम के भैया आप माफ कर हम चले जाए, तुम घर में उसी में रहना, वही जल समाधि लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से हट जाने दो हमें। तो ये क्षमताएं हैं और यहीं से डेवलप होती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी आना, है ना। पहले बच्चा बच्चा है, फिर वो किशोरावस्था आती, कहते हैं किशोरावस्था तमाम दबावों, तूफानों और संघर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था को जिसने कंट्रोल कर लिया वो पहाड़ तोड़ देगा, और जो बर्बाद कर दिया वो गत्ता भी नहीं तोड़ पाएगा, है ना। तो सारा खेल यहीं से है। आगे बढ़ा जाए, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। देखिए टेस्टस, देखिएगा टेस्टस या वृषण, टेस्टस या वृषण अस्पर्म उत्पन्न करते हैं, जनरेट अस्पर्म। देखिए टेस्टस या वृषण अस्पर्म उत्पन्न करते हैं, टेस्टस या वृषण अस्पर्म उत्पन्न करते हैं, जनरेट अस्पर्म। नीचे एक और लिखिएगा, देखिए स्पेशल मसल्स, स्पेशल मसल, स्पेशल मसल स्ट्रक्चर, स्पेशल मसल स्ट्रक्चर नोन एज स्कॉर्टम, स्पेशल मसल स्ट्रक्चर known as scrotum maintain testis temperature, known as scrotum maintain testis temperature, maintain testis temperature। हिंदी में लिखिएगा, देखिए विशेष पेशीय रचना, विशेष पेशीय रचना जिसे स्कॉर्टम या वृषण कोष कहा जाता है, स्कॉर्टम या वृषण कोष कहा जाता है। विशेष पेशीय रचना जिसे स्कॉर्टम या वृषण कोष कहा जाता है, यह वृषण के तापमान को नियंत्रित करते हैं, यह वृषण के तापमान को नियंत्रित करती हैं, वृषण के तापमान को नियंत्रित करती हैं। ब्रैकेट कर देना, कितना तापमान होना चाहिए? लेस देन 1 to 2 डिग्री ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इतना तापमान होना चाहिए। शरीर के तापमान की तुलना में 1 से 2 डिग्री कम होना चाहिए टेस्टिस का तापमान, 1 से 2 डिग्री कम होना चाहिए टेस्टिस का तापमान, बॉडी की टेम्परेचर। तो 37 बॉडी है तो 36 या 35 टेस्टिस का होना चाहिए। समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब इसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो कौन सा है?
डाइडेमिस लिखिएगा, दूसरा हिस्सा एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस। अब ये लिखा नहीं हो सकता तो नहीं कि इसीलिए बॉडी से बाहर होता है एक्स वाई जेड, कोई मतलब नहीं, फर्जी की बातें हैं। लिखिए इतना, एपिडाइडेमिस लिखिए, लंबी और कुंडलित रचना है, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड, लंबी और कुंडलित रचना है, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। देखिए लंबी और कुंडलित रचना है, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। फंक्शन लिखना, कार्य क्या कर रहा है ये। तो 3 काम बताऊं ना मैं। पहला भंडारण, किसका, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। और दूसरा है पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। तीसरा है परिपक्वन, मैच्योर, मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। क्लियर। मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। और ब्रैकेट कर देना कि 1 मंथ यह है मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ स्पर्म। एक स्पर्म को 1 महीना लगता है मैच्योर होने में, और कंप्लीट मैच्योर होने में 2 महीना। 1 मंथ ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, और कंप्लीट मैच्योरिटी पीरियड कितना हो जाएगा, 2 मंथ। वही लिख देना एक और बात कि 1 मंथ ऑफ मैच्योरिटी पीरियड और कंप्लीट मैच्योरिटी पीरियड होता है 2 मंथ। वन मंथ मैच्योरिटी पीरियड कहां पर, एपिडेडमिस में। और पूरा बनने में कितना लग जाएगा, 2 महीना, है ना। मतलब कि पूरा निकलने के, जब वो निकलने के लिए तैयार है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, तो कितना दिन लग चुका है उसको, 2 महीने, है ना। हो गए। कई बार प्रॉब्लम होती है नाइट फॉल होने की समस्या, स्वप्न दोष हिंदी में कहते हैं। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है ये, ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं कि अगर हफ्ते में एक बार नाइट फॉल हो गया मेल में तो इसका मतलब गुप्त रोगी नहीं हो आप अब, कि जाओ हकीम रहमानी के संपर्क में आओ, है ना। कि क्यों होते हो मायूस, जब हम हैं तो क्यों होते हो मायूस, है ना। ऐसा उदास टाइप का बैठा है, अब पुराने मरीजों को 50% फ्री। तो ऐसे लोगों के संपर्क में न रहो। ये बहुत कॉर्मल नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, इसको बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाओ। चलिए इसके बाद लिखिएगा वैस्ट डिफरेंस, देखिएगा वैस्ट डिफरेंस। तीसरा हिस्सा देखिएगा वैस्ट डिफरेंस। देखिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टस टू यूरेथ्रा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, काम क्या है इसका देखें ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टस टू यूरेथ्रा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टस टू यूरेथ्रा। हिंदी में लिखिएगा, यह शुक्राणुओं का परिवहन, यह शुक्राणुओं का परिवहन वृषण से मूत्र मार्ग तक करता है, यह शुक्राणुओं का परिवहन वृषण से मूत्र मार्ग तक करता है, शुक्राणुओं का परिवहन वृषण से मूत्र मार्ग तक करता है। There are 2 special glands present in vas deferens, name as seminal vesicle and prostate gland। नोट डाल देना ये बात अपनी कॉपी में। ये देखो ये वाला पाइप दिख रहा है ना, यही है क्या, vas deferens। तो नीचे नोट डाल दीजिएगा कि vas deferens में 2 प्रमुख ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 important glands present in vas deferens, vas deferens में 2 प्रमुख ग्रंथियां पाई जाती हैं, वैस्ट डिफरेंस में 2 प्रमुख ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रहता है।
समय बहुत जल्दी बीत गया, है ना, पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब चले गए। तो कल मिलते हैं भैया। आप एक लोगों ने हमें चिट्ठी लिखी है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, हंसाते भी हो, पढ़ाते भी हो, सारी चिंताएं दूर करते हो, प्रीलिम्स एग्जाम तक छोड़ के मत जाना। अरे मेंस में भी रहेंगे, है लंबी यात्रा है, जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर आप हमें छोड़ के चले जाओगे, है ना। थैंक यू इसके लिए। मिलते हैं कल, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए और पढ़ाई अब और बढ़ाइए। आप लोग बच्चियां पहले चली जाएं, पुरुष बाद में जाएं, वैसे डिफरेंस